आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज और फिर एक दिन का छठा बाब, 6th चैप्टर, इसका उन्वान है आईना झूठ नहीं बोलता। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। सुनिए, आईना झूठ नहीं बोलता। सेंट एनसेल्म में तीसरी बार मैंने दर्जे नबी की पढ़ाई शुरू की। ये साल ऐसा था जिसमें कह सकता हूँ मेरी तकदीर निगूं हो गई। लेकिन उसके जिक्र से पहले सेम के बारे में थोड़ी और भड़ास निकालनी है। परली और केसी के अलावा वहाँ मेरा एक और दोस्त था, आईना। ये तो हर एक को मानना पड़ेगा कि आईने के सामने से उसमें झांके बिना कोई नहीं गुजरता। आईना ना हो तो खिड़की या कार का शीशा, किसी के धूप का चश्मा, डेस्कटॉप या कोई भी ऐसी चीज़ हो जिसमें अपना अक्स हो तो ताके बिना नहीं रह जाता। सब में एक सुबह देर से तैयार होने की वजह से मैंने अपने आप को प्रेप के दौरान लॉकर रूम में बंद पाया। शुक्र मना करके प्रेप से जान बची। मैं उस मैदान जितने बड़े बेतरतीब लॉकर रूम में घूमने लगा। चारों तरफ बड़े बड़े आईने लगे थे और हर एक में मैंने अपने आप को खूब निहारा। सीनियर लड़कों के आईनों में अपना चेहरा ताकते हुए बड़ा मजा आया, क्योंकि उस हिस्से में जाने की इजाज़त नहीं थी हमें। किसी भी इंसान की तरह मुझ में भी शिद्दत से यह जानने की चाह थी कि मैं दिखता कैसा हूं। पर हजारों कोशिश के बावजूद चाहे जितनी बारीकी से देखूं, अंदाज़ा ही ना हो पाता। मसलन अपना प्रोफाइल नहीं दिखता था। ख्यालों में मेरी छवि जॉन बैरी मोर से कम नहीं थी, पर आईने में दिखती चूहे जैसी शक्ल। छोटी सी ठुड्डी, बहुत लंबी नाक, बेतरतीब घुंघराले बाल लगभग भौं तक उगे हुए, सहमी हुई चुंदी आंखें, मूंछों का कोई नामो निशान नहीं। पेंसिल से मूंछ बनाता, पर सही ना लगती तो कल्पना का सहारा लेता। चेहरे पर अलग भाव लाने की कोशिश करता, गुस्सा, गमगीनी, मुस्कुराहट। आईने से ये मुलाकातें मुझे बड़ा बेचैन छोड़ जाती, क्योंकि साफ दिख रहा था कि मेरी शक्ल अदाकार जैसी है ही नहीं। इस शक्ल के साथ मैं भला एक्टर कैसे बन सकता हूँ? कुछ यकीन सा होने लगा कि फिल्मों में नामुमकिन हद तक दिखते हसीन लोग इंसान नहीं, फोटोग्राफी की करामात हैं। उनके जैसा बनने के ख्वाब देखना बेकार है। हर वक्त कोई इतना जामा जेब कैसे रह सकता है कि कपड़ों में एक शिकन नहीं, एक बाल इधर का उधर नहीं। बनना मुझे वही था, लेकिन जिस्मानी तौर पर वो कहाँ और मैं कहाँ। नाउम्मीदी के खौफ ने मुझे ऐसा घेरा कि न तालीम में दिलचस्पी रही, न जिंदगी में। कुछ दिनों तक आईने में अपने दोस्त से मिलना भी छोड़ दिया। और फिर एक दिन हमें द ओल्ड मैन एंड द सी नाम की फिल्म दिखाई गई, जिसमें 2 किरदार थे, एक बूढ़ा मछुआरा और एक बहुत बड़ी मछली जिसे पकड़कर वो घर लाता है। नहीं पता था कि ये फिल्म एक महान नॉवेल पर बनी है। ना मुझे उसकी परवाह होती,
लेकिन जो अदाकार उसमें था उससे समुंदर की महक आ रही थी। अपने नाना हबीब शाह की याद आई उसे देखकर। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है, ये भी तो फिल्म स्टार ही है, इंसान थोड़े ही। लेकिन उसका ताबनाक चेहरा, फटे कपड़े, नंगे पांव, खुरदुरे हाथ, सब गवाही दे रहे थे कि उसकी जिंदगी नाव पर कटी है। अचंभा हुआ कि अदाकार ऐसे भी होते हैं। उन बुजुर्ग स्पेंसर ट्रेसी साहब से मेरा तारुफ एक इल्हाम से कम न था। उस दिन फिल्मी सितारे और सच्चे अदाकार का फर्क मुझे पता चला। फिल्म में जो सितम उस मछुआरे ने झेले, जिस तरह वो नाव चला रहे थे, मछली को काबू में कर रहे थे, बिल्कुल सजीव था। उनकी हिम्मत और तकलीफें, यहां तक कि उनका पसीना भी असली लग रहा था। मेरे लिए अब यह जानना लाजमी हो गया कि मुझ में गैरी कूपर की ना सही, कम से कम ट्रेसी साहब जैसी कुछ खूबियां हैं या भी नहीं। मैं अपने पुराने दोस्त से फिर मिला और गौर से अपने चेहरे का जायजा लिया। क्या 20-30 साल बाद मैं इस बूढ़े जैसा किरदार अदा कर सकूंगा? अगर इतना वक्त लगना था तो मुझे यह भी मंजूर था। उस मुलाकात के बाद कुछ सब्र हुआ कि हाँ, शायद कर पाऊं। हालांकि जहन में खुद की यह तस्वीर अब भी थी। तिरछी हैट लगाए, मुंह में सिगार, कमरे से लटकती पिस्तौल, वीरान सड़क पर चलते चलते पीछे मुड़े बिना पक्के निशाने से आधे दर्जन बदमाशों को मार गिराना। पर कहीं शक था कि यह तस्वीर तो साकार होने से रही। लिहाजा मैंने कल्पना करनी शुरू की कि उस बूढ़े मछुआरे की शक्ल में कैसा रहूंगा। थका मांदा, धीरे कदम उठाता, हाथ में पतवार, पीछे जाल घसीटता हुआ। मेरी हॉकी बखूबी पतवार का काम करती और मेरी खेल की जर्सी जाल का। काबिले तारीफ नहीं तो बहुत बुरी कोशिश भी नहीं थी वो। बाद में मैंने ट्रेसी साहब को बैड डे एट ब्लैक रॉक और द माउंटेन में भी देखा और मेरी खुशी का और छोड़ ना रहा। अरे ये हजरत मछुआरे हैं ही नहीं, ये तो पिस्तौलबाजी भी करते हैं। मतलब ये कि मैं भी शायद कर सकूं। मेरी ख्याली दुनिया की इमारत पक्की हो रही थी और सपने सच होने के धुंधले से आसार नजर आने लगे। पूरी तरह उस दुनिया में समा गया था जिसमें खो जाने का हकीकी खतरा था। लेकिन वो मछुआरा अदाकार था, नकली मगर असली। जब मैं अकेला होता, और शायद अनजाने में यहीं से मैंने एक्टिंग सीखनी शुरू की, मैं आसानी से कल्पना कर पाता कि मैं डॉर्मेट्री की सीढ़ियां नहीं, बर्फीली पहाड़ी चढ़ रहा हूं। बिस्तर में लेटे समुंदर में हिचकोले खा रही नाव पर सवार हो जाता। स्कूल के गलियारों से गुजरते हुए शब खून मारने वालों की गोलियों को चकमा देता। खोए खजाने की तलाश करता। सर पर तौलिया बांधे खेल के मैदान में खड़ा रेगजार में फंसा हुआ राही होता। कभी हाथ में हरे बांस की पतली खपच्ची सी तलवार लिए इंतकाम लेने वाला बहादुर, कभी जंग से थका मांदा घर लौट रहा फौजी, कभी साई की तरह गायब होने वाला कातिल, कभी विदूषक, कभी कमीना जादूगर, ठुकराया आशिक, आदर्शवादी हीरो, आग बबूला बाप, बेरहम गुंडा, जो बनना चाहता बन जाता। उस ख्याली दुनिया के मुकाबले असली दुनिया सरासर नीरस,
और बोझल हो चुकी थी। कहते हैं बचपन बीतना चाहिए मज़े उड़ाने, पढ़ने लिखने और दोस्त बनाने में, पर मैं मज़े में बिल्कुल नहीं था। ना पढ़ाई में दिलचस्पी थी, ना ज़्यादा दोस्त थे। सो मैंने अपनी ही संगत में खुश रहना सीख लिया। शायद मेरा बचपन छिन गया, लेकिन यही रास्ता मैंने चुना और एक पल के लिए भी पछतावा नहीं हुआ। कोई दूसरा इंसान बन जाने में आज भी उतना ही मज़ा आता है जितना तब आता था जब लड़कपन में खुद एतमादी की कमी थी। स्वीडन के बेहतरीन अदाकार स्टेलन स्कार्सगार्ड के साथ एक बेहद काबिल फरामोश फिल्म की शूटिंग के दौरान उसने मुझसे कहा था, हम अदाकार नसीब वाले हैं, बच्चा बने रहने के लिए पैसा दिया जाता है हमें। मैं जब बच्चा था तो बड़ा बनने के लिए मरा जा रहा था, इसीलिए वो उम्र मुझे रास नहीं आई। लेकिन बड़ा होकर बच्चा बना रहना मुझे खूब भाया। हर हफ्ते घर खत भेजना जारी रहा। मेरे पास कहने लायक कुछ होता ही नहीं था, ना कोई कामयाबी, ना खुशखबरी। दिल का बोझ हल्का करना चाहता था, पर वालिदैन को खत में लिखूं तो क्या लिखूं। द ओल्ड मैन के बारे में मैंने बाबा को लंबा खत लिखा कि उस फिल्म ने मुझ पर कितना असर छोड़ा, पर दो टूक जवाब आया, सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के बारे में जानना चाहता हूं, फिल्मों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारे नाम उनके खत उनके दफ्तरी कागज पर टाइप किए हुए बमुश्किल 2 या 3 जुमलों के होते। नीचे पूरा दस्तखत और टाइप किया हुआ उनका नाम। बाप जैसी सिर्फ इतनी बात होती कि तुम्हारी अम्मी दुआ कहती हैं, और आखिर में तुम्हारा प्यार के साथ। हम तीनों ना उर्दू लिख पाते थे ना पढ़ पाते थे, इसीलिए जब हम स्कूल में होते तो अम्मी से गुफ्तगू होती सिर्फ बाबा के ज़रिए। अम्मी को हमेशा शिकायत रहती कि हमारे ख़त वो ठीक से पढ़कर सुनाते नहीं थे। अम्मी बाबा हर साल आम तौर पर जून में हमसे मिलने नैनीताल आते और उन मुलाकातों का एक हद तक इंतज़ार रहता, क्योंकि स्कूल से बाहर जा सकते थे। पर जल्द ही पढ़ाई के बारे में बाबा के तीखे सवाल शुरू हो जाते, उनका पारा चढ़ने लगता। उस खर्चीले स्कूल से निकाल देने की धमकी दी जाती और अक्सर आंसुओं का दौर भी चलता। बाबा के साथ अब रिश्ता दम घोंटू हो गया था और मैं उनकी परछाई से भी भागने लगा। अम्मी के सामने दिल का गुबार निकाल सकता था, पर बाबा के साथ मामला यहाँ तक जा पहुँचा कि मेरे हिस्से में बस डांट फटकारी आती। हालांकि बाबा ने कभी हम में से किसी पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन जिंदगी में किसी का इतना खौफ कभी नहीं रहा मुझ पर। हमें अच्छी तालीम दिलाने का उनका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था, और उन्हें यह डर सता रहा था कि मैं जिंदगी में कुछ कर सकने का मौका गंवा रहा हूं। ऊपर से सारे टीचरों का साझा फतवा, बड़ा होकर मटर के दाने के बराबर भी मेरी हैसियत नहीं होने वाली, बाबा के दिल पर आरे चला था। उनकी सख्ती के डर से पढ़ाई में मन लगाने के बजाय बला की दहशत और नफरत बैठ गई उनके लिए, और उनके दिल में यह कि मैं एहसान फरामोश नालायक हूं। ये ख्याल बदलने में बहुत देर लगी, और उस दौरान हम दोनों ने जो खोया वो फिर नहीं पा सके। जब तक वो जिंदा रहे उनकी संगत मुझे कभी अच्छी नहीं लगी, ना उन्हें मेरी। माँ पैरी के
वहां पैरी के चुंगल से तो मैं बच निकला था, पर बर्क अभी भी मुझ पर निशाना साधे बैठा था। एक शाम खेल कूद के दौरान मैंने अपने आप को बैडमिंटन में उसका साझेदार पाया। ये खेल मुझे पसंद था और खेलता भी बुरा नहीं था, लेकिन कोर्ट में खुद को उस आदमखोर के पाले में पाकर मैं नौसिखियों जैसा हो गया। हमारी खूब धुलाई हुई और सर पर 2-4 सख्त घूंसे मेरी मेहनत का सिला थे। एक बार बर्क ने प्रेप में मुझे बिली बंटर पढ़ते पकड़ लिया और सर पर उंगलियों की गांठों की लाजमी ठोंक लगाने के बाद हुक्म जारी किया कि कोने में खड़ा होकर बाकी घंटे इतिहास की किताब के 3 सफ़े याद करूं। उसकी राल टपक रही होगी ये सोच करके कि जब मैं याद नहीं कर पाऊंगा तो थोड़ी और ठुकाई करने का मौका मिलेगा उसे। लेकिन घंटा खत्म होने से पहले ही जब मैंने 3 पन्ने याद कर लिए तो मुझे खुद हैरानी हुई। अब बुढ़ऊ बिल्कुल दंग रह गया। रटा हुआ पाठ सुनने के बाद उसकी आवाज में जो हैरत थी उसकी याद मैंने सजोकर रखी है। मैं नहीं समझ सकता टेडी बेयर, इस खिताब से मुझे घिन थी, पर सिम में उससे बच नहीं पाया। मैं समझ नहीं सकता टेडी बेयर, दर्जे में लाश आते हो, फिर भी 3 पन्ना इतनी जल्दी याद कर लिया। मैं बर्क की क्लास में पहुंचने तक सिम में रहा नहीं और उसे दोबारा फिर नाक उड़वाने का मौका नहीं मिला। पर खेल कूद में एक ही खेल जिसमें मुझे थोड़ी महारत हासिल थी, ट्रिपल जंप, उसकी आजमाइश में मुझे नाकाबिल ठहराने की नाइंसाफ़ी उस बर्क ने ज़रूर की। ट्रेजर आइलैंड पढ़कर जाहिर है अपने आप को लॉन्ग जॉन सिल्वर का अवतार मानते हुए मैंने अपनी क्लास के एक लड़के को चेतावनी के साथ काला धब्बा भेजा कि तुम्हारे पास रात 10 बजे तक का वक्त है। मेरी मकड़ी जैसी लिखावट फौरन पहचान ली गई और प्रिंसिपल के दफ्तर में घसीट कर समझाया गया कि गुमनाम खत लिखना जुर्म है और मुझे कैद हो सकती है। 2 दिनों तक मैं इनकार करता रहा और सिगरेटों के सिलसिले में जैसा चमत्कार हो चुका था उसकी फिर से उम्मीद लगा ली, पर इस बार मेरे मेहरबान फरिश्ते ने ना में सर हिला दिया। 2 दिन सुबह से शाम तक मुझे प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर खड़ा रखा गया। सिर्फ खाने के लिए वहां से हटने की इजाजत मिलती और कल सुबह फिर इस तंबी के साथ सोने भेज दिया जाता। तीसरा दिन बुधवार था, फिल्म का दिन, और फिल्म ना देख पाने के ख्याल से मेरी हिम्मत जवाब दे गई। गुनाह कबूल कर लिया, ये सोच करके बस 6 कोड़े ही पड़ेंगे, लेकिन फिल्म तो देख सकूंगा। लेकिन पूरे स्कूल के सामने स्टडी हॉल में जब मैंने सजा झेल ली तो खबीस बर्क बीच में कूद पड़ा कि अभी और सुधार की ज़रूरत है। उसने फिल्म के दौरान मुझे पीठ पर्दे की तरफ करके प्रोजेक्टर के पीछे बिठाए रखा। सुनी तो मैंने पूरी फिल्म, पर उसकी एक झलक भी ना देख सका। मैं इससे घटिया सजा सोच नहीं सकता उस बर्क के बच्चे के लिए भी। फिल्म का शीर्षक था द चार्ज ऑफ द फेदर रिवर, एक ऐसी फिल्म जो फिर कभी मुझे नजर नहीं आई। शायद अच्छा ही है।
कि फिर नजर नहीं आई। तो ये था। और फिर एक दिन का छठा बाब। अब एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं। इस मंडे, सोमवार, पीर को 20 जुलाई नसीर साहब की सालगिरह है। अगर आप उन्हें कोई संदेश, कोई पैगाम, कोई मैसेज देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हमारा वादा है वो हम उन तक जरूर पहुंचाएंगे। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत।